हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी ओनेक्स बायोटेक लिमिटेड लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइनली काफी टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे स्टडी करने में थोड़ा सा मजा आ रहा है। बट आप लोग इस एक्साइटमेंट को देखकर इतना खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और ऐसे में एसएमई कंपनीज में हमारा रिस्क फैक्टर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू मेनलाइन आईपीओ। और थोड़ा सा मैं क्यों एक्साइटेड हूँ वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट अगर मैं इसमें आज के दिन अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा उसे मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2005 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी होने वाली है जो प्रोवाइड करती है स्टेरलाइट वाटर फॉर इंजेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दवाइयां होती हैं जो ड्राई फॉर्म में होती है, तो वहां पर जब हमें उन दवाइयों को लेना होता है तो उसे वो एक लिक्विड में मिक्स करके उस दवाई को घोल दिया जाता है, और ऐसे में जो लिक्विड वो बन जाता है तो हम उस दवाई को ले लेते हैं, और जो वो लिक्विड होता है वो होता है स्टेरलाइट वाटर। तो ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेरलाइट वाटर फॉर इंजेक्शन एंड सर्व करती है एज ए फार्मास्यूटिकल कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑफर ए कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ ड्राई पाउडर इंजेक्शन एंड ड्राई सिरप्स फॉर बोथ द इंडियन एंड ओवरसीज मार्केट। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है और दोनों की दोनों सोलन में होने वाली हिमाचल प्रदेश के। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते तो वहां पर हेट्रो हेल्थ केयर, मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, मैकलियोर्स फार्मास्यूटिकल, माप्रा लेबोरेटरीज, एक्सा पेरेंटल्स लिमिटेड, FDC लिमिटेड, जुवेंटस हेल्थ केयर, एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, रिलायंस लाइफ साइंस लिमिटेड। कंपनी के कुछ नामचीन नाम हमें जहां पर इनके क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। एज ऑफ मई 31, 2024 कंपनी का क्लाइंट बेस मोर देन 100 इंडियन एंड मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होने वाला है। एज ऑफ जुलाई 31, 2024 कंपनी के पास 175 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है सोलन में हिमाचल प्रदेश के, और ऐसे में वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है जिसकी वजह से कंपनी के काम पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सीधा सीधा कंपनी के ऊपर। और उसी तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, वर्कर की तरफ से स्ट्राइक होती है, जब वहां पर कुछ भी ऐसा वैसा होता है जिससे फिर से कंपनी का काम रुकता है, तो फिर से हमें कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 या फिर टॉप 5 कस्टमर से, आप चेकआउट कर सकते हो। टॉप 5 से 63% के करीब है, टॉप 5 से 82% के करीब है। ऐसे में कोई भी इनका मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है तो उसका कंपनी के ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जिसे हम स्टडी करेंगे वहां पर उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक्सपेंड करना है, बट अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, और ऐसा कुछ होने में अगर देरी होती है तो फिर से हमें कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पिछले एक साल में जहां पर कुछ शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट सेल के थ्रू अलॉट किया था, जहां पर उसकी वैल्यू थी 24 रुपीज की। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 13 नवंबर को, क्लोज होगा 18 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 19 नवंबर को,
रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 20th ऑफ नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21st ऑफ नवंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 58 से 61 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 29.34 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का ऑलमोस्ट 50% का, रिटेल में ऑलमोस्ट 35% का एंड एचएनए में 15% के करीब का। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,22,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,44,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर संजय जैन, नरेश कुमार एंड फतेह पाल सिंह कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 88.6% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल को अगर हम चेकआउट करते हैं तो टोटल एसेट 2022 में 36.83 करोड़ के जो इंक्रीज होते थे 31 मई 2024 तक पहुंच गए 74 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में 44 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला और 39 करोड़ के रह चुके थे। 2024 में अच्छा बाउंस आया और 53 करोड़ के हो चुके थे। अगर हम पहले क्वार्टर की बात करते हैं 2025 की, तो वहां पर 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बट कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 3.34 करोड़ का और 2023 में फिर से डिप देखने को मिला 1.84 करोड़ का, 2024 में 3 करोड़ का और पहले क्वार्टर में 1.3 करोड़ का। फिर से यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी देखने को जरूर मिल रही है, बट फिर भी कंपनी बाउंस बैक करी, बट इतना शानदार नहीं करी, जो हमारे एक दिक्कत वाला पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ 26 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 12.86 करोड़ के। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 31 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ओके ओके फाइनेंशियल बोलूंगा, अच्छे नहीं बोलूंगा बट बुरे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर बाउंस बैक करने की कोशिश करी है और इसलिए फाइनली मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि हमें जितनी भी बाकी कंपनीज के आईपीओ देखने को मिला है तो वहां पर तो कंपनी के फाइनेंशियली हमें बिल्कुल ही बिगड़े हुए देखने को मिले हैं। फाइनली एक ऐसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक हम कंपनी के बोल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको अपग्रेडेशन करनी है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 की, ताकि ये लार्ज वॉल्यूम पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। सेकंड, इनको सेटिंग अप करनी है हाई स्पीड कार्टूनिंग पैकेजिंग लाइन की इन देयर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 फॉर ड्राई पाउडर इंजेक्शन। थर्ड, इनको अपनी बोरोन्स की रीपेमेंट वगैरह करनी है। एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम आगे कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 110.61 करोड़ की, आरओई 5% के करीब का कम है, आरओसी 3.7% का कम है, डेट इक्विटी रेशियो 1.21 का थोड़ा सा हायर साइड है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 5% का कम है, प्राइस टू वैल्यू 3 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12 का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 2.28 की, पोस्ट आईपीओ 4.33 की कम है, पीई प्री आईपीओ 26 की, पोस्ट आईपीओ 14 की। फंडामेंटली बेसिस पर अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि बेशक कंपनी के फाइनेंशियल बाकी कंपनियों से अच्छे हैं बट फंडामेंटली ये भी कंपनी हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सुवेन फार्मास्यूटिकल जिसका पीए ऑलमोस्ट 84 के करीब का, जेबी केमिकल 53 के करीब का। अब अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 8% के करीब का देखने को मिल रहा है, और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।